रेशियो एनालिसिस ये टॉपिक हम लोग यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत किया था 3 रेशियोज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं और बहुत आसान से रेशियोज हैं जिन्हें आपने 12th स्टैंडर्ड में शायद रटने की कोशिश की थी। यहाँ हम लोगों ने उन्हीं को समझने की कोशिश की है। द वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ईजी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट्स प्लस इक्विटी। डेट्स को हमें क्या पे करना है? इंटरेस्ट। इक्विटी को क्या पे करना है? डिविडेंड। तो अब अपने को देखना है कि ऐसा प्रॉफिट जहां से अपन इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों का पेमेंट करते हैं, और ऐसा प्रॉफिट एक ही है, वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला क्या हुआ? पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर में आता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो बताइए शेयर होल्डर को अपन क्या पे करते हैं? ऑब्वियसली डिविडेंड। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, विच इज द प्रॉफिट, एंड इट इज ओनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट। सो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेटवर्थ मल्टीप्लाई बाय 100, एंड फाइनली इट वाज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है? तो ऑब्वियस है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड पे करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, इट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। सो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए फॉर्मूला पड़ा था अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो ये फॉर्मूले अपन ने कल समझने की कोशिश की थी, आइंदा से कभी इन्हें रटे नहीं। सभी फॉर्मूले इसी तरीके से हैं जिन्हें आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, आज की क्लास में हम लोग बातचीत करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में। रेशियोज को हम 2 डिफरेंट तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है जहां से हम लोग ये फाइनेंशियल डेटा लेने वाले हैं, ये हमारे रिसोर्स हैं, इन्हीं के बीच में एक रिलेशन अपने को डेवलप करना है। और ऑब्वियस है हमारे पास रिसोर्स के रूप में कौन कौन से रिसोर्स हैं? या तो बैलेंस शीट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनके बेसिस पर रेशियोज को हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, बैलेंस शीट रेशियो। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, एंड थर्ड, इट इज कंबाइंड रेशियो। क्या मतलब है बैलेंस शीट रेशियो, पीएनएल अकाउंट रेशियो और कंबाइंड रेशियो का? रेशियो का मतलब है रिलेशन बिटवीन 2 इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। हमें 2 वेरिएबल्स यहां पर चाहिए। अगर ये दोनों ही वेरिएबल बैलेंस शीट से लिए जाएं, देन इट विल बी नोन एज बैलेंस शीट रेशियो। जैसे एग्जांपल के रूप में डेट्स का इक्विटी के साथ एक रिलेशन डेवलप करते हैं, इट इज नोन एज डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट्स और इक्विटी दोनों कहां से मिलेंगे? बैलेंस शीट से मिलेंगे। करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटीज के साथ एक रिलेशन डेवलप करते हैं, इट इज नोन एज करंट रेशियो। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दोनों कहां से आएंगे? बैलेंस शीट से आएंगे। दीज आर द बैलेंस शीट रेशियोज। सेकेंड, पीएनएल अकाउंट रेशियोज। अगर ये दोनों टर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ली जाए, देन दिस विल बी नोन एज पीएनएल अकाउंट रेशियो। जैसे एग्जांपल के रूप में ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स के साथ रेशियो, जीपी रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल दोनों कहां से मिलेंगे? पीएनएल अकाउंट से मिलेंगे। नेट प्रॉफिट का सेल्स के साथ रेशियो, एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी पीएनएल अकाउंट रेशियो हो जाएंगे। थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं कंबाइंड रेशियो, और इसका मतलब होगा एक टर्म आपको बैलेंस शीट की लेनी है और एक टर्म आपको पीएनएल अकाउंट से लेनी है। जैसे एग्जांपल के रूप में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आएगा? बैलेंस शीट से। इसके लिए जो रिटर्न है दैट इज पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये कहां से आएगा? पीएनएल अकाउंट से। तो एक टर्म बैलेंस शीट की हो गई और एक टर्म पीएनएल अकाउंट की हो गई। ये है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस।
तो फंक्शनल बेसिस पर रेशियोज को हम टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियोज। सेकेंड, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। थर्ड, एक्टिविटी रेशियो, these are also known as turnover ratios. Fourth, capital structure ratios. And fifth, it is investment analysis ratios. So फंक्शनल बेसिस पर रेशियोज को हमने टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो, किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए ये रेशियोज हम लोग यहां फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन चेक करने के लिए। एक्टिविटी रेशियो, इसमें हम लोग डिटरमाइन करेंगे किसी कंपनी की परफॉर्मेंस, कि इस कंपनी के पास जितने रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को कंपनी ने कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, कंपनी का लॉन्ग टर्म जो कैपिटल है वो उसका स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए। और लास्ट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले हमें कौन से रेशियोज देखने चाहिए, या हमारी कंपनी के अंदर कोई पब्लिक अगर शेयर्स में, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करे तो वो कौन कौन से रेशियोज देखेगी जो हमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग करके रखने चाहिए। हम लोग यहां पर रिसोर्सेज के बेसिस पे जो रेशियोज हैं इन्हें डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि ये ऑलमोस्ट इन्हीं के पार्ट है। हम अपने डिफरेंट फंक्शंस को कंसीडर करते हुए रेशियोज को इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं और 1 बाय 1 इन सभी रेशियोज को हम लोग बहुत डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बातचीत करते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज के साथ। सो फर्स्ट रेशियोज हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं एंड दीज आर लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज को डिस्कस करने से पहले हम ये क्लियर कर ले कि लिक्विडिटी पोजीशन का मीनिंग क्या होता है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब होता है किसी कंपनी के द्वारा अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म एसेट्स कितने अवेलेबल हैं। किसी भी कंपनी के पास काफी सारी लायबिलिटीज होती है, उसमें से कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म है। तो जो लिक्विडिटी पोजीशन है ये हमेशा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के लिए है, दैट इज फॉर करंट लायबिलिटीज ओनली। और करंट लायबिलिटीज को अगर आपको पेमेंट करना है तो उसके लिए आपके पास फिक्स एसेट्स कभी नहीं होंगे, उसके पेमेंट के लिए आपके पास हमेशा क्या होंगे, करंट एसेट्स अवेलेबल होंगे। तो यहां पर लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है द अवेलेबिलिटी ऑफ करंट एसेट्स टू मेक पेमेंट टू करंट लायबिलिटीज। और इस लिक्विडिटी पोजीशन को हम लोग जब चेक करते हैं तो रीजन पता होना चाहिए कि हम लोग लिक्विडिटी पोजीशन क्यों चेक कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा कारण है, जब आप किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन दे रहे हैं, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स के लिए कोई लोन दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए सामने वाली कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, वो आपको टाइमली रिपेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और अगर आप किसी कंपनी को क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उधार माल बेच रहे हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए सामने वाली कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। इस लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग यहां 3 रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं और इसमें पहला रेशियो हमारे पास है, यह है करंट रेशियो। दिस करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो को ही हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला हम लोग कंसीडर करते हैं करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और इस करंट रेशियो के लिए हमें स्टैंडर्ड जो दे रखा है यह है 2:1। क्या मतलब है करंट रेशियो के लिए स्टैंडर्ड?
ये जो करंट एसेट्स हैं इन करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में डबल या इससे ज्यादा होने चाहिए। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 से ज्यादा है यानी कि इस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है, और अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 से कम है तो इसका मतलब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन वीक है, राइट। अब बताइए, आपने शायद 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं। ऐसी एसेट जो विद इन द टाइम पीरियड 1 ईयर रियलाइज हो जाती हो, दीज आर नोन एज करंट एसेट्स, और ऐसी लायबिलिटीज जिनका विद इन द टाइम पीरियड 1 ईयर पेमेंट करना हो, दीज आर नोन एज करंट लायबिलिटीज। कुछ एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, बताइए। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी? तो ऑब्वियस है कैश और बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, BR इज ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ डेटर, ये डेटर का ही पार्ट होता है। एडवांसेस, स्टॉक चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे WIP का हो या फिनिश गुड्स का, सभी स्टॉक आने वाले हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज आर द करंट एसेट्स। इसके अलावा भी कोई और एसेट हो तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज, ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटीज है जिन्हें आप करंट लायबिलिटीज के रूप में कंसीडर करते हैं? तो ऑब्वियस इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, PDD, provision for doubtful debts, these are the total current liabilities। तो इस करंट रेशियो का मतलब है कि ये जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं, इन करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए हमारी कंपनी के पास करंट एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, और इसके लिए स्टैंडर्ड गिवन है 2:1, राइट। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर इन करंट लायबिलिटीज में से कोई हमसे क्विक पेमेंट चाहता है, हम उसे जल्दी पेमेंट कर दें, तो हमारे पास कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए हम लोग सेकंड रेशियो या डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज योर क्विक रेशियो। द क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। चाहे आप क्विक रेशियो कहें, चाहे लिक्विड रेशियो कहें, या एसिड टेस्ट रेशियो कहें, तीनों का मीनिंग एक ही है। और इस क्विक रेशियो के लिए फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और इसके लिए स्टैंडर्ड गिवन है, यह है 1:1। बस ये क्लियर कर लें कि ये क्विक एसेट्स का मीनिंग क्या है। विच एसेट्स आर टू बी कंसिडर्ड एज क्विक एसेट्स? वो सभी एसेट जो क्विकली रियलाइजेबल हो, जिन्हें आप जल्दी से रियलाइज कर सके। ये जितनी भी करंट एसेट्स है, कैश और बैंक इजीली रियलाइज हो जाती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म, तो ये भी इजीली रियलाइज हो जाएंगी। डेटर्स और BR से भी पैसा आ जाएगा। एडवांसेस अगर दे रखे हैं वो भी पैसा आ जाएगा। बात करते हैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। सपोज करिए आप लोगों का अपना एक शोरूम है, रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम, और इस रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम में आपने 50 लाख रुपीस का स्टॉक मेंटेन किया है। 50 लाख का अगर स्टॉक मेंटेन किया, इसका मतलब यह होता है कि आपको 50 लाख का जितना स्टॉक है सारा का सारा ले लें। इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टॉक आपको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना है। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये क्विकली रियलाइजेबल नहीं है। जैसे ही स्टॉक में से कुछ पार्ट आपने सेल किया, नया आपको परचेज करके वापस से इसको मेंटेन करना पड़ेगा।
स्टॉक तभी रियलाइज होगा जब आप अपनी फर्म को, कंपनी को वाइंड अप करते हैं, बंद करते हैं, उस समय सारा माल बेचकर आप पैसा रियलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज थ्रू आउट द लाइफ आप इसको रियलाइज नहीं कर सकते। सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज नॉट अ क्विक एसेट। ये क्विक एसेट नहीं है, करंट एसेट्स है बट क्विक एसेट्स नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस का पेमेंट किया 1 अक्टूबर के दिन, सपोज 1 लाख रुपीज, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का तो इंश्योरेंस करंट ईयर का था, बाकी का 50,000 आपने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया। आप ये सोचें कि सर हम तो इंश्योरेंस कंपनी को बोल के पैसा वापस ले लेंगे, तो पैसा वापस नहीं आता है, वो आपका पैसा पूरा का पूरा नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में एडजस्ट होगा। तो जो एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, एक्सपेंस के अगेंस्ट अगर आपने एडवांस दिया तो वो एक्सपेंस में ही एडजस्ट होगा, ये पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी से वापस नहीं ले पाएंगे। सो इट इज अगेन नॉट ए क्विक एसेट्स। तो स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज क्विक एसेट्स इवन दो दीज आर करंट एसेट्स। तो क्विक एसेट्स का मतलब क्या होगा, जितनी भी करंट एसेट्स हैं इसमें से आपको क्या क्या लेस करना है, एक तो स्टॉक लेस करना है एंड प्रीपेड एक्सपेंस लेस करना है, राइट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो मिसलिनियस एक्सपेंस होता है, यहां प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्विक एसेट्स विच इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशो विच इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशो विच इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। स्टैंडर्ड क्या है, 1:1। क्या मतलब है कि जिस कंपनी के अंदर करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है उसका इक्वल अमाउंट आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर बाकी का आपको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना है, या इससे ज्यादा अमाउंट ही आपको मेंटेन करना है। अब फाइनली एक छोटा सा पॉइंट हम लोग यहां पर और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं इनको हैंड टू हैंड जाते ही पैसा मिल जाए, तो उसके लिए कौन सा रेशियो हम लोग चेक करते हैं। तो थर्ड रेशियो हमारे पास है, ये है एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, दोनों एक ही बात है। क्विक एसेट्स को आप चाहें तो लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं, तो एब्सोल्यूट क्विक रेशियो को आप चाहें तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं। मीनिंग क्या है, ये जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं, अगर ये करंट लायबिलिटी होल्डर कंपनी के पास जाते हैं तो जाते ही हैंड टू हैंड उनको पैसा मिल जाए। तो पहली बात तो ध्यान रखिए कि बैंक वाले कभी भी किसी कंपनी में पैसा मांगने नहीं जाते हैं। तो करंट लायबिलिटीज में से आप बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ दीजिए, बाकी की जो करंट लायबिलिटीज है उसको आपको हैंड टू हैंड पेमेंट करना है विदाउट एनी डिले। ये नहीं बोलना है कि 10 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना, हाथों हाथ पेमेंट करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या रहेगा, द वन इज कैश एंड बैंक बैलेंस एंड द सेकेंड इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। डेटर से पैसा 2 महीने बाद आना है तो 2 महीने बाद ही आएगा। बीआर की भी एक डेट आपकी फिक्स होगी तभी मैच्योर होगा। एडवांसेस अगर आपने वर्कर्स को दिए हैं तो उनसे भी पैसा इमीडिएट नहीं आएगा। तो आपके पास है ओनली कैश और बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो एब्सोल्यूट क्विक रेशियो के लिए हम लोग फॉर्मूला कंसीडर करते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एक ही बात है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। कुछ पर्टिकुलर ऑथर क्विक रेशियो के लिए भी करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट को यहां डिडक्ट करते हैं, मगर अपनी इंस्टीट्यूट ने अपने को ऐसा करने के लिए नहीं कहा, इसलिए हम लोग यहां से लेस नहीं करेंगे। यह है एब्सोल्यूट क्विक रेशियो जिसमें आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करना है। इसके लिए भी स्टैंडर्ड गिवन है और यह है 0.5:1। इसका मीनिंग क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उसका 50% अमाउंट हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रूप में अपनी इंडस्ट्री में रखना चाहिए। यह है एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। तो रेशियोज में अपन ने 3 रेशियो अभी के लेक्चर में यहां पर डिस्कस किए हैं। द वन इज करंट रेशियो, ये करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, स्टैंडर्ड है 2:1।
Second is quick ratio, quick assets upon current liabilities, and the third one is absolute quick ratio. It is cash and bank balance plus marketable securities divided by current liabilities minus बैंक ओवरड्राफ्ट। तो चलिए कुछ रेशियोज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लव यू।